Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Agha Shahriar Khan. I welcome all of you once again on the platform of CSS Brainweek. Acha, today it is our second class of the session of international relations. In the last class, we discussed basically about the subject of international relations, the strengths, the weaknesses, the positive points, the negative points, कौन कौन सी बुक्स को कंसल्ट करना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है IR1 के अंदर और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है IR2 के अंदर. नाउ बेसिकली वी आर स्टार्टिंग आर सिलेबस इन टुडेज क्लास. सबसे पहले हम बात करेंगे, देखें, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. यहाँ पे आज हम डेफिनेशन स्कोप की भी बात करेंगे, नेशन स्टेट सिस्टम की भी बात करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी. और वो मैं आज नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट थ्योरीज के ऊपर आपको लेके जाऊंगा ताकि वो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनको सही से पता चले कि सर जो है वो चीज़ें किस तरीके से हमें आगे लेकर चलेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. यहाँ पे मैंने जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ होगा. दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट इज जस्ट टू मेक यू क्यूरियस, ताकि आप अपनी तरफ से भी चीज़ों को मेहनत करें. अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डज IR हैव अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन और डज एनीथिंग हैव अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन. व्हाट इज मीन बाय द डेफिनेशन एज वेल. क्योंकि जब हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी है वो कहती है कि भाई आपने अगर किसी भी चीज़ को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे दी, इसका मतलब है आपने चीज़ों को जनरलाइज कर दिया. हर चीज़ एक कॉम्प्लेक्स होती है, उसको आप लोगों को मेरी जो है वो स्क्रीन शो हो रही है, नहीं हो रही है? एक सेकेंड, स्क्रीन नज़र आ रही है अब आप लोगों को? काइंडली मुझे बताएं. ठीक है, सही है जी, सही है, बेहतरीन. अच्छा जी, तो पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी ये कहती है कि भाई किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम चीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं. कोई भी जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता. अगर आप किसी चीज़ को यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं तो इसका मतलब आपका बाइज्ड एटीट्यूड है टुवर्ड्स इट. बट एनी हाउ, हमें किसी भी चीज़ की डेफिनेशन देना ज़रूरी होती है. उसकी वजह यह है कि अगर हम उस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं करेंगे, उसके स्कोप को डिफ़ाइन नहीं करेंगे, ठीक है जी, वहाँ पर जो है क्या कहना चाहिए, उसकी रेंज ऑफ टॉपिक्स को या रेंज ऑफ थीम्स को जिसको वो डील करता है वो डिफ़ाइन नहीं करेंगे, तो हमारे लिए उसको पढ़ना, उसको एनालाइज करना और उसको बेसिस बनाते हुए चीज़ों को प्रिडिक्ट करना जो है वो जो है वो मुश्किल हो जाएगा. अच्छा, अब एक सवाल आता है कि भाई IR की डेफिनेशन बताएं और जो है वो डेफिनेशन ऑफ IR बताएं और स्कोप ऑफ IR बताएं, और वो 20 नंबर का सवाल होता है. तो क्या हमें IR की डेफिनेशन एक लाइन की लिखनी चाहिए, एक पैरा की लिखनी चाहिए? द आंसर इज नो. जो डेफिनेशन ऑफ IR है उसके वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट है. क्या है? उसके वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट है. यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ. एक स्टेट, सब हम वन बाय वन स्टेट, एक स्टेट सेंट्रिक है. मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी बने हुए, मैं उसमें से बता रहा हूँ. ये आपको कहलाती है, आप कह लें इसको ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक है. उसके बाद से नॉन ट्रेडिशनल इंटर डिपेंडेंट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी. फिर हमारे पास आ जाता है जी रेडिकल व्यू, जिसमें हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की. फिर एक आ जाता है हमारे पास मार्क्सिस्ट व्यू, इसके अंदर हम बात करते हैं सेंटर पेरीफेरी मॉडल. ठीक है जी. तो अब जब आप इस पैटर्न के ऊपर डेफिनेशन ऑफ IR को डिफाइन करेंगे, फिर उसको स्कोप को डिफाइन करेंगे, तो आप बाकायदा 20 नंबर के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. बच्चे इस तरीके से नहीं करते, एक पैराग्राफ इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन का लिख देते हैं और फिर बाकी चीज़ें स्कोप पे लिखते हैं. तो आपने ये नहीं करना. आइए समझते हैं वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट ए यूनानिमस डेफिनेशन, वेरियस ऑथर्स डिफाइन इट इन वेरियस वे. सबसे पहले हमें ये बात तय करनी चाहिए कि जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सोशोलॉजी है, चाहे वो क्रिमिनोलॉजी है, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है,
चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक डेफिनेशन नहीं होती, यूनानिमस डेफिनेशन नहीं होती। जिस तरह फिजिक्स है ना, फिजिक्स का क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एक यूनानिमस डेफिनेशन है, जिसका सब सब इस डेफिनेशन के ऊपर एग्री है कि भाई फिजिक्स की यही डेफिनेशन है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर अपने तरीके से आईआर को डिफाइन करते हैं। और दूसरी चीज हमेशा याद रखना कि आईआर की डेफिनेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है। क्यों? क्योंकि आईआर डिपेंड करता है इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। आईआर किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सोसाइटी के ऊपर। जब इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सोसाइटी ग्रो करेंगी, इवॉल्व करेंगी, तो आईआर की डेफिनेशन भी इवॉल्व करेगी। तो सबसे पहले आपकी तरफ से जो सवाल होना चाहिए यहाँ पर, जो आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, वही सवाल ये होना चाहिए कि सर इंटरनेशनल सिस्टम किसे कहते हैं और जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी किसे कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है और इंटरनेशनल सोसाइटी क्या है। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम को समझेंगे और फिर उसके बाद इंटरनेशनल सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं कुछ रेफरेंसेस भी आपको देता जाऊँ ताकि जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पढ़ें तो आपको जो है वो चीज़ों का पता हो। अच्छा जी, इंटरनेशनल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो मैं डेफिनेशन आपको समझाने जा रहा हूं इंटरनेशनल सिस्टम की, वो हेडली बुल ने द अनार्की सोसाइटी द स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये दोनों चीज़ें बताई हैं, इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सोसाइटी। दोबारा नेम रिपीट करता हूँ, हेडली बुल द अनार्किकल सोसाइटी द स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, 1977 की ये बुक है। उनका ताल्लुक इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट है। वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में जरा समझना। अ ग्रुप ऑफ स्टेट नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम व्हेन टू और मोर स्टेट हैव सफिशिएंट कांटेक्ट बिटवीन देम एंड हैव सफिशिएंट इम्पैक्ट ऑन वन अनदर रिलेशंस, दिस ब्रिंग या एस्टैब्लिश इंटरनेशनल सिस्टम। क्या मतलब जी? इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स होती हैं और स्टेट्स का आपस में सफिशिएंट कांटेक्ट होता है और सफिशिएंट कांटेक्ट की वजह से वो ईच अदर डिसीजंस को, एक दूसरे के डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रही होती है। दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम। जाहिर बात है, आप अगर आप प्री हिस्टोरिक टाइम्स में चले जाएंगे तो स्टेट्स के दरमियान इतना इंटरेक्शन नहीं होता था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, दूसरी तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो इतना इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम तब भी मौजूद था। तब भी अगर जो है वो एथेंस कोई एक्ट करता था तो स्पार्टन्स के डिसीजंस के ऊपर इम्पैक्ट होता था। रोमन एम्पायर थी, पर्शियन एम्पायर थी, बैजेंटाइन एम्पायर थी, ठीक है। तो हर के दरमियान इंटरेक्शन भी था और एक दूसरे के डिसीजन को भी इम्पैक्ट करते थे। क्या करंट कंटेम्प्रेरी जो हमारी डायनेमिक्स है, क्या इसमें इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है? जी बिल्कुल है। आज अगर इंडिया कोई एक्ट या कोई डिसीजन लेता है फॉरेन पॉलिसी, क्या वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2001 में एक चीज़ बोलता है कि भाई मैं एक नया ऑपरेशन लॉन्च करूंगा, वॉर ऑन टेरर। पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट होता है, खासतौर के ऊपर साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है जी। देखिए भाई, पूरा वॉर ऑन टेरर में पूरी दुनिया में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लोगों के मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाती है, रिफ्यूजी की मूवमेंट चेंज हो जाती है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, हर चीज़ हमें जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है। तो अगर दुनिया में नेशन स्टेट, या अभी नेशन स्टेट तो हम बाद में जाके पढ़ेंगे, कंट्रीज अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि दे हैव सफिशिएंट कांटेक्ट एंड हैव इम्पैक्ट ऑन ईच अदर्स डिसीजन, देन दे फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम। अब याद रखिएगा एक और चीज़ मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, उसको लिखने का तरीका ये कि आपने उसकी जार्गन्स को इस्तेमाल करना होता है। करंट अफेयर्स में अपना आप नॉर्मली लिख सकते हैं, आईआर में ये जार्गन्स है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सोसाइटी, कंट्री नहीं है, नेशन स्टेट सिस्टम है। नेशन स्टेट का वर्ड यूज होता है। वो नेशन स्टेट क्या है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब बात ये हो जाती है कि व्हाट इज इंटरनेशनल सोसाइटी। इंटरनेशनल सिस्टम तो बन गया, इंटरनेशनल सोसाइटी क्या है? तो इंटरनेशनल सोसाइटी जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम की एक इवॉल्व्ड फॉर्म है। इंटरनेशनल सोसाइटी क्या है? हेडली बुल कहते हैं कि वही कंट्रीज होंगे, उनके दरमियान सफिशिएंट इंटरेक्शन होगा,
वो ईच अदर डिसीजंस के एक दूसरे के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, और उसी के साथ साथ उनने कुछ रूल्स रेगुलेशंस और इंस्टीट्यूशंस बना दिए होंगे, और आपस में ये तय कर लिया होगा कि उन रूल्स रेगुलेशंस के साथ ही हमने अपने रिलेशंस को रेगुलेट करना है। ठीक है, क्या लिखते हैं जी? अ ग्रुप ऑफ स्टेट विच not merely form a system but also have established by dialogue and consent common rules and institutions for the conduct of their relation and recognize their common interest in maintaining these arrangements। क्या कहते हैं कि भाई वो सिस्टम तो बनाते हैं, उसके साथ जो है वो, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, उसके साथ उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस और इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए, और उसके तहत अपने रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं, और ये समझते हैं कि आपस में इनका कॉमन इंटरेस्ट है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने का। अब आप हिस्ट्री में देखें, अगर मैं सबसे पहले पीछे चले जाऊं, जो हमें नज़र आता है, तो हमें नज़र आता है, और भी अगर मैं पीछे चले जाऊं, यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी की हम बात करेंगे तो हमें नज़र आता है कि जी अगर हम एंशियंट ग्रीस की बात करें तो वहाँ पर दो हमें इंस्टीट्यूशन नज़र आते हैं। एक कहलाता है एम्फिक्टोनिक काउंसिल, जिसका मतलब था द यूज़ ऑफ आर्बिट्रेशन टू सेटल इंटरसिटी डिस्प्यूट्स, कि हमारे जिस भी सिटीज़ के साथ डिस्प्यूट हो जाए तो हम इस प्लेटफॉर्म के तहत वहाँ पे सॉल्व करें। दूसरा है जी हमारे पास प्रॉक्सिना, जो कहलाता था एंशियंट वर्जन ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्सुलेट। ठीक है जी, तो ये वहाँ पर मौजूद थी। अगर हम एंशियंट मिडिल ईस्ट की बात करें तो ट्रीटी बिटवीन इजिप्ट एंड हिटीज़, उसके अलावा जो है वो डिफरेंट हमारे पास वहाँ पे ट्रीटीज नज़र आती है। फिर अगर हम मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी की बात करें तो हमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया नज़र आएगा 1648 में, जिसने नेशन स्टेट सिस्टम को बेसिकली इंश्योर करवाया, इस्टेब्लिश करवाया वो स्ट्रक्चर। फिर अगर आप आगे जाएं तो बैलेंस ऑफ पावर जिसने रीजन में इंश्योर कराया, हमें ट्रीटी ऑफ यूरेस्ट नज़र आएगी। फिर अगर हम और आगे जाएं तो नेपोलियनिक वॉरफेयर्स आपको नज़र आएंगी 1801 से 1809। उसके बाद से हमें कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप नज़र आएगा। ठीक है, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप हमें वहाँ पर नज़र आएगा, जिसके थ्रू जो है वो पूरे यूरोप का जो है वो आपने स्ट्रक्चर बैलेंस ऑफ पावर को दोबारा रीस्टैब्लिश किया, और फिर ये बोला कि कोई भी रेवोल्यूशनिस्ट टेंडेंसीज जो है वो हमें नज़र नहीं आनी चाहिए। फिर अगर हम और आगे जाएं, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमें लीग ऑफ नेशंस नज़र आएगी, हमें केलॉग ब्रियंट पैक्ट नज़र आएगा 1928 में, जिसमें ये कहा गया कि वी रिनाउंस वॉर एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आए तो इसका पूरा एक नए दौर का आगाज़ होता है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस नज़र आएंगी, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में हमें IMF, वर्ल्ड बैंक नज़र आएंगी, जेनीवा कन्वेंशंस नज़र आएंगे ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स नज़र आएगा, हमें यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सीज नज़र आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज़ हमें नज़र आएगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए हमें कन्वेंशंस नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको स्टार्ट से लेके एंड तक ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, ये लोग इंटरनेशनल नेशन स्टेट्स ने यानी कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर डायलॉग के साथ, कंसेंसस के साथ बनाए हैं, और ये आपस में ये भी मानते हैं कि इनको फॉलो करना हम एक दूसरे के ऊपर लाजिम है। जैसे यूनाइटेड नेशंस बना, उसका चार्टर बना, तो यूनाइटेड नेशंस में अब जो भी डिसीजन उसके चैप्टर 7 से आता है तो वो हर कंट्री अपने ऊपर लाजिम समझता है। अगेन एक एग्जांपल नेटो की है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई वो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अगेंस्ट सोवियत यूनियन बनाया। अब क्या है, अब वो उसकी ट्रीटी में ये किया कि आर्टिकल 5 में लिख दिया कि अगर एक एलाई कंट्री के ऊपर अटैक होगा तो सब पे अटैक होगा। तो अब उसको हर कोई अपने ऊपर जो है वो उसकी मेंटेनेंस को लाजिम करार दे रहा होता है कि ठीक है जी, यूएस के ऊपर अगर 9/11 में अटैक हुआ तो उसका मतलब सब पे हुआ, और सब ने जो है वो अफगानिस्तान में इंड्योरिंग फ्रीडम का ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंटरनेशनल सोसाइटी। करंटली वी आर लिविंग इन इंटरनेशनल सोसाइटी, जो कि अपनी एक बहुत मेच्योर फॉर्म के ऊपर है। ठीक है, अब आप देखें कि ऐसी इंटरनेशनल सोसाइटी है जिसमें तकरीबन एक जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आ गई, जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल करेंसी भी आ गई है, जिसको हम डॉलर कहते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में तकरीबन 80% ट्रेड डॉलर में ही होती है। अब इंटरनेशनल सोसाइटी इसलिए ग्रो हुई है क्योंकि जो फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है या मोड्स ऑफ टेक्नोलॉजी वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गए।
अब कम्युनिकेशन आसान हो गई है, प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, जो है वो हमारे पास क्या कहना चाहिए, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। आपने पहले भी देखा था क्वाड की सबमिट जो है वो वर्चुअली हो रही होती है, काफ़ी इंटरनेशनल सबमिट्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हो रही होती है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सोसाइटी। अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे पूरा आईआर का कोर्स बोलते हैं कि हमने इस एकेडमी से पढ़ लिया, हमने इस टीचर से पढ़ लिया, हमने ऑनलाइन लेक्चर्स किसी से बाय करके पढ़ लिया। बट व्हेन आई आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंटरनेशनल सोसाइटी, क्या है, नेशन स्टेट किसे कहते हैं, ठीक है, सॉवरेनिटी किसे कहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर किसे कहते हैं, सेल्फ हेल्प किसे कहते हैं, अनार्की किसे कहते हैं, उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। बोलते सर ये हम टर्म्स को डिफाइन नहीं कर पाते। उसका मतलब आपने आईआर पढ़ तो लिया है, समझा नहीं है। हमारा इस पूरे बैच का मकसद जो है वो यही है कि आपको समझाना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एट द एंड बैच के एंड में अगर आप में से कोई भी ये कहे कि सर हमें आईआर समझ में नहीं आया, तो मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि भाई आपकी फ़ीस आपको मैं वापस दे दूँ, क्योंकि अगर पूरे बैच में आपको समझ में ही चीज़ें नहीं आई तो फिर आपकी फ़ीस मेरे पास रखने का मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ आईआर, डिफरेंट वेरियस स्कूल ऑफ थॉट। देखिए ट्रेडिशनली, अगर मैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करूँ हिस्टोरिक टाइम से लेकर इवन आज तक, कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो आईआर को स्टेट सेंट्रिक डेफिनेशन में, स्टेट सेंट्रिक और मेरे ख्याल में यहाँ पर स्ट्रेटेजिक भी लिखा हुआ होगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्टेट सेंट्रिक व्यू। अच्छा, स्टेट सेंट्रिक व्यू क्या है? स्टेट सेंट्रिक व्यू बड़ा नैरो व्यू लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का। दे फोकस ऑन सिक्योरिटी। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस इट्स ऑल अबाउट वॉर, पीस, कॉन्फ्लिक्ट्स, द डायलॉग बिटवीन टू नेशंस, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस इस चीज़ का नाम है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई जो है वो कोई भी अगर वॉर लगती है तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, किस तरीके से पीस के डिफरेंट वेज, किस व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू एस्टेब्लिश पीस बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। कौन से प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, वो क्या टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम जो है वो वॉर का खतरा या द प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर जो है वो उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ें जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर बढ़ जाती है, कौन सी लीडरशिप जो है वो बेहतर है इन ऑर्डर टू इंश्योर पीस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू, इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, वॉर, पीस, डिस्प्यूट्स, रेजोल्यूशन ऑफ पीस, उसके पीछे जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई ये इसको डील कर रहा होता है। और शुरू से अगर आप देखें तो यही है, चाहे वो पेल्पोनेशियन वॉर्स की हिस्ट्री है जो मैंने आपको बताई थी, थुसाडाइट्स ने लिखी, उसके बाद से ये जितनी भी मैंने अभी आपको ट्रीटीज़ बताई, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको ये भी मैंने आपको बताया कि वो जो इजिप्ट के दरमियान जो ट्रीटी थी इनके दरमियान, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो ट्रीटी बिटवीन इजिप्ट एंड हिल्टस, वो भी क्या थी कि भाई परमानेंट अलायंस होना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं, एक्सट्रेडिशन ऑफ क्रिमिनल्स के बारे में उसमें बात थी, ठीक है। सैंक्शंस के बारे में उसके अंदर बात थी। एंशियंट ग्रीस की मैं अगर को बात करूं तो वहाँ पे ये मैंने जो आपको दो एम्फिक्टोनिक काउंसिल और प्रॉक्सिना बताया, ये भी क्या था, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेट्स की बात थी। फिर अगर मैं इंडिया की बात करूं एंशियंट टाइम्स में, तो आपको वहाँ पर या इस रीजन में आपको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट नज़र आएगा जिसका नाम था क्या नाम था, मैं इसकी नाम आपको बताता हूँ, कौतलिया नाम था उसका बेसिकली, ठीक है। कौतलिया नाम था बेसिकली, उसकी बुक का नाम था आर्ता शास्त्रा, ठीक है। आर्ता शास्त्रा उसकी बुक का नाम था। उसके अंदर भी अगर आप पढ़ें तो उसमें जो है वो स्टेट सेंट्रिक स्ट्रेटजिक रिलेशंस को किस तरीके से रन करना चाहिए, मैंने उसके मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ लिखे हुए भी होंगे। कुछ लोग इसको कोतलिया कहते हैं, कुछ लोग चनकाया कहते हैं, अब आपकी मर्जी है, आप जो भी कहें। तो अर्थशास्त्र द साइंस ऑफ मटेरियल गेन और द आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल थिंग्स बिगिन विद काउंसिल। इसी तरह आप कन्फ्यूशियस की बात करें, इवन संजू की अगर आप बात करें, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जी बहुत बड़े, 544 से लेके 496 BCE के। अगेन उनकी अगर आप बुक पढ़ें, आज तक मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में जो संजू की बुक है आर्ट ऑफ वॉर वो पढ़ाई जाती है। इट इज़ बेसिकली ए क्लासिक बुक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है जी, जिसमें आर्ट ऑफ वॉर इज वाइटल इंपॉर्टेंस टू द स्टेट, इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, अ रोड आइदर टू सेफ्टी और टू र्यून। तो उसमें उन्होंने डिफरेंट वॉर की टेक्निक्स बताई हैं कि किस तरीके से आप अपनी एनिमी को जो है वो डोमिनेट कर रहे होते हैं। फिर एक और बुक अगर मैं बात करूं
एक और इम्पॉर्टेंट बुक की यहाँ पर तो आपको जो है वो नज़र आएगी, निकोलस मैकियावेली की बुक द प्रिंस। आज तक लोग इस बुक को पढ़ते हैं। 15th और 16th सेंचुरी की ये बुक है। अगेन उन्होंने जो है वो लीडर्स के किस तरह का लीडर होना चाहिए उसकी क्वालिटीज़ की बात की हैं, किस तरह वॉर को जीता जाए उस क्वालिटीज़ की बात की है, जिस तरह चनाकाया ने अर्थशास्त्र में की है कि भाई क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस को कंडक्ट करना चाहिए, जो है स्पाइस को जो है वो आपने जो है वो अपने उसके ऊपर रखे होना चाहिए ताकि एनिमी की आपको जो है वो न्यूज़ मिलती रहे। फिर हम आगे जाएं तो फिर आगे में क्लासिक बुक जो इंटरनेशनल रिलेशंस की हमें नज़र आती है 17th सेंचुरी के अंदर, थॉमस हॉब्स की लेविएथन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। वो भी उसके अंदर बात करते हैं कि जो करंट स्टेट ऑफ नेचर है वो नास्टी ब्रूटिश शॉर्ट है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है। तो यहाँ पे जितने भी मैं एंशियंट इंटरनेशनल रिलेशंस के साइंटिस्ट की या पॉलिटिकल साइंटिस्ट की या स्कॉलर्स की बात करूँ तो इनका जो इंटरनेशनल रिलेशंस का व्यू है वो स्टेट सेंट्रिक है। उसमें वॉर्स, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट, पीस, इन सब चीज़ों की बात है। उन्होंने एक वाइडर पर्सपेक्टिव नहीं लिया। फिर जैसे कि हमने कहा कि सोसाइटी ग्रो हुई इंटरनेशनल सिस्टम से, हम आहिस्ता 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 कर आफ्टर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हमने एक रियल मायनों में इंटरनेशनल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इंटरनेशनल सोसाइटी को हमने इस्टेब्लिश किया और फिर जो इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन है वो समवॉट चेंज हुई। वो अब क्या चेंज हुई कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट ओनली अबाउट स्टेट, इट इज़ द इंटरडिपेंडेंट ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, स्टेट एंड इंटरनेशनल सोसाइटी। क्योंकि स्टेट एक ऐसी इंटरनेशनल सोसाइटी बन चुकी है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो स्टेट की पॉलिसीज़ को, स्टेट के एक्शंस को, स्टेट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल सोसाइटी के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशंस को कंसीडर ही नहीं करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो हमारी जो डेफिनेशन ऑफ आईआर है वो कंप्लीट कभी भी नहीं हो पाई। एग्जाम्पल क्या है, मैंने आपको एग्जाम्पल इससे पहले भी काफ़ी दे चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी 1990s की सारी एग्जाम्पल हैं। आपने रिकॉर्डिंग के जब लेक्चर आपको मिलेगा तो आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, ये नोट डाउन आपने चीज़ें करनी है और नोट डाउन के बगैर आपका जो है वहाँ पर काम नहीं होगा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसकी? बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस 1990s में जी हमारे पास वॉर हुई, इराक कुवैत वॉर। इराक ने कुवैत को इन्वेड कर दिया। अब हुआ क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने चैप्टर 7 के अंडर जो है वो रेजोल्यूशन पास की कि भाई तमाम कंट्रीज़ को कुवैत को जो है वो सिक्योर करना चाहिए। तो तमाम कंट्रीज़ को के पास ऑप्शन नहीं था कि वो कहे कि नहीं जी हम तो इराक की साइड पे खड़े हैं, हम तो कुवैत का साथ नहीं देंगे। अगर आप इराक की साइड पे खड़े हैं तो इसका मतलब आप भी जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी की या सिस्टम की नज़र में आप जो है वो एग्रेसर है। फिर यूनाइटेड नेशंस ने अपनी फोर्सेस भेजी और कुवैत को सिक्योर किया गया। सेम इज द केस विद 1955 वॉर ऑफ कोरियन वॉर। जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड कर दिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास हुई और फिर जो है वो फोर्सेस गई और उसको सिक्योर करा और तमाम कंट्रीज को उनका साथ देना पड़ा। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन चेंज है। रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल कि किस तरह इंटरनेशनल सिस्टम या इंस्टीट्यूशंस आपके या मेरे कंट्री की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल FATF, पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट कर दिया गया था। बोला कि नहीं जी आपका जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर लूप होल्स हैं। उसकी लूप होल्स इन टर्म्स ऑफ क्या है कि उसके अंदर जो है वो टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। दो चीज़ें वो देखता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, ये दो चीज़ें। उन्होंने बोला कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग भी हो रही है और आप ग्रे लिस्ट के अंदर है। अगर आपको ग्रे लिस्ट के अंदर बाहर आना है तो आपने यही चीज़ें आपने करनी है। आपने लेजिस्लेशन को इम्प्रूव करना है, आपने बॉर्डर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, आपने चेक एंड बैलेंसेस करना है, आपने जो है डिफरेंट चीज़ें करनी। अब पाकिस्तान कहता भाई हमने तो करनी नहीं, आपने ग्रे लिस्ट करें, ब्लैक लिस्ट करें, हमें इससे क्या। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ग्रे लिस्ट है या ब्लैक लिस्ट है तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड आपकी जो है वो हर्ट होगी। पाकिस्तान ने किए वो एक्शंस, तमाम एक्शंस किए और फिर जो है वो बाहर आए। इसका मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें और आपको या नेशन स्टेट को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है। दैट इज़ वाई नॉन ट्रेडिशनल डेफिनेशन में इट इज़ ऑल अबाउट इंटरडिपेंडेंट ऑफ स्टेट एंड इंटरनेशनल सोसाइटी, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ भी है। एक और एग्जांपल IMF की एग्जांपल भी आप यहाँ पर जो है वो
कोट कर सकते हैं नॉन ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अंदर। फिर जी फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, फिर हमारे पास मजीद जो है वो हमें देखते हैं इवोल्यूशन आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल रिलेशंस यानी इसको ये कहना चाहिए वर्ल्ड के अंदर मजीद एवोल्यूशन आता है और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू होता है, ख़ासतौर पर 1960 1970s के बाद से, रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर की पॉलिटिक्स के बाद से, और ख़ास तौर पर जो है वो अगर आप बात करूँ सोवियत यूनियन के कोलैप्स से बाद से ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू होता है, जिसमें जो है वो बॉर्डर्स हमें वेनिश होते हुए नजर आते हैं। एक ऐसा दौर नजर आता है जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, फ्री मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, यानी आप यहाँ बैठकर जो है वो सिंगापुर की जो है वो स्टॉक्स के शेयर्स बाय कर सकते हैं। आप यहाँ बैठकर जो है वो अली बाबा के थ्रू दुनिया में कहीं से भी आप जो है वो प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप अमेज़ॉन के थ्रू कहीं से भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। पाकिस्तान में तो अमेज़ॉन नहीं चलता मुझे पता है, लेकिन आप पाकिस्तान को अभी कंसीडर ना करें, किसी और मुल्क की भी बात कर सकते हैं, आप अमेज़ॉन से कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं। तो सोसाइटी जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई। तो फिर क्या हो गया कि इट इज़ ऑल, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन क्या ग्रो हुई कि बेसिकली इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ एवरीथिंग विद एवरीथिंग एल्स, जो कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, कि भाई जो भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है उन सब को आपको स्टडी करना है अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है। ठीक है, चाहे वो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स है, फ्री फ्लो ऑफ जो है वो पीपल है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग को, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही है। फॉर एग्जांपल टेक वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। ठीक है, अब वो दौर नहीं है कि सिर्फ आप ये देखते हो कि भाई उसके पास आर्मी कितनी है, उसके पास गनें कितनी है, उसके पास टैंक कितने हैं, उसके पास नहीं। आपने क्या किया, ट्रम्प ने देखा कि भाई चाइना जो है वो 5G में जो है वो लीड कर रहा है। उसने कहा क्या, उसने बोला कि भाई हुआई जो उनकी कंपनी है उसके ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाए जाए, उसको लिमिट किया जाए, उसका एक्सेस टूवर्ड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी। टेक वॉर स्टार्ट हो गई, क्यों? क्योंकि ग्लोबल विलेज है ना, दुनिया ग्लोबल विलेज है। अगर चाइना 5G में जो है वो उसको लीड हो गई, वो डोमिनेट करने लग गई, तो पूरी दुनिया में जो 5G टेक्नोलॉजी प्रमोट करेगा वो फिर चाइना करेगा। लोग चाइनीज प्रोडक्ट को लेंगे क्योंकि उसकी लीड होगी, और जब लोग चाइनीज प्रोडक्ट को लेंगे तो डाटा भी किसके पास जाएगा, चाइना के पास जाएगा। तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, चाइना की डोमिनेशन हो जाएगी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे देखो, ना मैंने फौजियों की बात की, ना मैंने वेपन्स की बात की, ना मैंने जहाज़ों की बात की, ना मैंने न्यूक्लियर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की। ये किस चीज़ के अंदर पॉसिबल है, ग्लोबल विलेज के अंदर। वरना तो होता हाँ भाई ठीक है 5G बनाने दो, तो क्या होगा, खुद इस्तेमाल करेगा, ठीक है हम भी अपनी बना लें। नहीं, ये ग्लोबल विलेज है, बनाकर भेजेगा भी, तमाम कंट्रीज को ऑप्ट भी करेंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ ट्रेड वॉर हुई कि नहीं भाई वो ट्रेड में आगे निकल रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो उसको लिमिट किया जाए। दैट इज़ हाउ ग्लोबलाइजेशन हुआ कि अच्छा जी हमारे मुल्क में जो है वो लोग आ रहे हैं, जो है वो क्या कहना चाहिए, इमिग्रेशन लॉज को चेंज कर दिया जाए। इमिग्रेशन के लॉज की वजह से ही ब्रिटेन जो है वो ब्रेग्जिट से बाहर आ गया। ठीक है, तो ये रेडिकल व्यू है ग्लोबलाइजेशन सेंट्रिक व्यू, ये रेडिकल व्यू है जो है वो इस इंटरनेशनल रिलेशंस का। फिर इसी ग्लोबलाइज्ड व्यू के अंदर जो हमारा फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, वो सॉफ्ट पावर के ऊपर भी होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम पावर का चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि भाई देयर आर 3 और 4 काइंड्स ऑफ पावर, जो है वो हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, ठीक है, स्मार्ट पावर, और एक और पावर है वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रही। तो जोसेफ नए ने अपने बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया था सॉफ्ट पावर का। क्या वो दौर नहीं है कि आप सिर्फ गनों के थ्रू और जो है वो धमकियों के थ्रू अपने एनिमी को या लोगों को इन्फ्लुएंस करें, आप सॉफ्ट पावर के थ्रू भी कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। आप नेटफ्लिक्स के ऊपर हमें साउथ कोरियन ड्रामाज भी मिल रहे हैं, हमें जो है वो फ्रेंच ड्रामाज भी मिल रहे हैं, हमें यूएस का कंटेंट भी मिल रहा है, हमें यूके का कंटेंट भी मिल रहा है, हमें इंडिया का भी कंटेंट मिल रहा है। तो हर कंट्री, इवन अगर आप देखें तो ये जो मनी हाइस्ट था, ये स्पेन का जो है पूरी एक सीरीज थी। तो वहाँ पर जो है वो कितना उनको जो है वो पॉपुलैरिटी मिली, यानी आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू भी अपनी एक पॉजिटिव इमेज को प्रमोट कर रहे होते हैं। अपनी फॉरेन पॉलिसी आप सॉफ्ट इमेज के थ्रू भी रन कर सकते हैं। ये कौन सा व्यू है, ये ग्लोबलाइजेशन सेंट्रिक व्यू है,
क्योंकि अगर ग्लोबलाइज वर्ल्ड नहीं होती तो क्या सॉफ्ट पावर आप उतनी आसानी से नहीं यूज़ कर सकते। यस, यू कैन यूज़ मनी, डॉलर्स आप यूज़ कर सकते थे दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट करके, बट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू, दूसरी जगहों, दूसरी चीज़ों के थ्रू, वीज़ा टू वीज़ा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, स्कॉलरशिप्स देना, एग्जीबिशंस करना, एग्जीबिशन सेंटर्स में जो है वो डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना, ये एक ग्लोबलाइजेशन एरा में ही पॉसिबल है। अगर लोग अपने बॉर्डर्स बंद कर लें, रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, लिमिटेशंस लगा दें, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमें यहाँ पर नज़र आता है वो है हमारे पास क्या, मार्क्सिस्ट व्यू। क्या है? मार्क्सिस्ट व्यू। अब मार्क्सिस्ट क्या होते हैं? मार्क्सिस्ट है जी कार्ल मार्क्स की, अगर आपको याद हो या कार्ल मार्क्स का नाम सुना हो, और ज़रूर आपने सुनना चाहिए, वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, जिन्होंने पूरा कम्युनिस्ट एरा को जो है वो स्टार्ट किया। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? कार्ल मार्क्स कहते थे कि भाई द हिस्ट्री ऑफ हाइथर्टो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्या कहते थे जी कार्ल मार्क्स का? अगर आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उठा लें या दास कैपिटल उठा लें, उनकी दो मशहूर बुक्स हैं, तो उसमें उन्होंने जो उनके मेजर एक लाइन है जो कार्ल मार्क्स की पूरी फिलासफी को बयान करती है, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ हाइथर्टो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। उन्हें कहा था कि दुनिया की हिस्ट्री क्या है? दुनिया की हिस्ट्री कुछ भी नहीं है बट क्लास स्ट्रगल है। वीक जो है वो स्ट्रॉन्ग के खिलाफ अपनी स्ट्रगल करता है। पहले जो है वो स्ट्रॉन्ग क्लास जो है, कैपिटलिस्ट क्लास जो है, वो वीक क्लास के ऊपर जो है वो जुल्म सितम करती है, उसको एक्सप्लॉइट करती है। उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किए थे वो इस्तेमाल किए थे बर्जुआइजी और प्रोलिटेरिएट। बर्जुआइजी मतलब कैपिटल क्लास, प्रोलिटेरिएट यानी वर्किंग क्लास। उन्होंने कहा था कि कैपिटल क्लास जो है वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, उनके वेजेस को एक्सप्लॉइट, लेबर को एक्सप्लॉइट, उनको लिविंग कंडीशंस अच्छी प्रोवाइड नहीं करती, और एट द एंड लेबर क्लास जो है वो रिवॉल्ट करती है अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास, और एक न्यू जो है वो सिस्टम जो है वो वजूद में आता है, जिसमें अगेन जो है जो क्लास रिवॉल्व करती है वो फिर कैपिटलिस्ट क्लास बन जाती है, और फिर वो दूसरों के ऊपर जो है वो जुल्म करने लग जाती है। और उन्होंने कहा था कि ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा जब तक एक क्लास लेस सोसाइटी नहीं बन जाती। तो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ सेंटर और पेरीफेरी मॉडल इसी व्यू का एक समझें डिस्क्रिप्शन है अबाउट द स्ट्रगल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज अगेंस्ट द डेवलप्ड वर्ल्ड। वो कहते हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने दुनिया को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि डेवलप कंट्रीज अमीर होते चले जाते हैं और गरीब मुल्क गरीब होते चले जाते हैं। इसको वो इस मॉडल को वो नाम देते हैं सेंटर पेरीफेरी मॉडल। ये हम आगे जाके आगे जाके हम ये जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी की, उसके अंदर हम इसको दोबारा भी देखेंगे। वो कहते हैं कि क्या है जी, एक सेंटर और पेरीफेरी मॉडल। वो बोलते हैं सेंटर के जो कंट्रीज़ हैं, कोर कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट या वो रॉ मटेरियल उन कंट्रीज से मंगवाते हैं और जो है फाइनल प्रोडक्ट बनवाते हैं। और जो पेरीफेरी कंट्रीज़ हैं यानी जो गरीब ममालिक हैं, वो सिर्फ उनको आपने रॉ मटेरियल के ऊपर लगा लिया है। कोई कॉफ़ी कर रहा है, कोई जो है वो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, वो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर आप उनको नहीं आने देते। आप उनके सस्ते दामों से रॉ मटेरियल लेते हैं, अपने मुल्क में फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट के बनाकर उन्हीं के मुल्कों में आप महंगी चीज़ों को बेचते हैं। वहाँ पे आप लेबर को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ पे आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं होने देते, और फिर आपने इंस्टीट्यूशंस इस तरीके के बनाए हुए हैं कि आप उनको डेट में मज़ीद स्ट्रेस करते रहते हैं। फिर आपने जो है वो डोमिनेंस की हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 लोगों ने बोला है कि हमारे पास वीटो पावर है, बाकी किसी भी आपने डेवलपिंग कंट्रीज़ को वहाँ पर परमानेंट सीट नहीं दी हुई, और आप डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, ट्रेड डिपेंडेंसी के थ्रू, डेट डिपेंडेंसी के थ्रू, ठीक है, प्रोडक्ट डिपेंडेंसी के थ्रू, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी के थ्रू इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को मज़ीद आप दबाते रहते हैं। तो ये इनका सेंटर पेरीफेरी मॉडल है। वो कहते हैं कि अगर आपको आईआर को समझना है तो ये चीज़ें फालतू बातें कि जी ये रिलेशन होगा, ये इंस्टीट्यूशन है, आईआर को आपने समझना है तो सिंपल आप ये समझें कि एक डेवलप कंट्रीज़ है जो सेंटर कोर कंट्रीज़ है, और एक पेरीफेरी कंट्रीज़ है जो डेवलपिंग वर्ल्ड है। और वो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू जो है वो डेवलपिंग वर्ल्ड को कंट्रोल किए हुए उसको एक्सप्लॉइट करती रहती है। वो रूल्स रेगुलेशंस इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से देखते हैं।
ठीक है, वो पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को इस तरीके से देखते हैं, एंड दे आर ऑफ द व्यू दैट इफ द डेवलपिंग कंट्रीज और द पुअर कंट्रीज और द कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न साउथ वांट्स टू चेंज देयर आउटलुक, दे हैव टू रिवॉल्व अगेन द डेवलप्ड वर्ल्ड, और रेवोल्यूशन से ही वो कहते हैं कि जी चीज़ें बेहतर होंगी। ये क्या व्यू सही है? टू सर्टेन एक्सटेंट ये सही है। हमें IMF का रोल, वर्ल्ड बैंक का रोल, फिर हम जो है अगर हम देखें जो आपकी जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, MNCs, उनका रोल अगर हम देखें जो है वो डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर के किस तरीके से उन्होंने वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं, उन्होंने उन कंट्रीज़ में जो टॉप इलीट है उसको अपने साथ मिला लिया है, उसको करप्ट कर दिया है और वहाँ के पूरे रिसोर्सेज को जो है वो एक्सप्लॉइट करती रहती है। तो कुछ हद तक ये सही भी नज़र आता है, बट ये कहना कि इट इज़ IR है ही इसके बारे में और रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ मायने नहीं रखती, ऐसी बात भी नहीं है। हमने काफ़ी हद तक रूल्स रेगुलेशंस और इंस्टीट्यूशंस की वजह से आज जो है एक बेहतर मुआशरा जो है वो सामने आया हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने डेफिनेशन ऑफ IR को जो है वो डिफाइन करना है। सर यहाँ रोल कौन सा रोल भाई? बारन आप क्या कह रहे हैं, कौन से रोल की आप बात कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप बता नहीं रहे मुझे। आप जब तक नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सर जो आप अभी बता रहा, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा। आप क्लियर टर्म्स में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है जी, सेंटर पेरीफेरी मॉडल आपको समझ में। अब क्या है जी, स्कोप ऑफ IR क्या है? अगेन स्कोप ऑफ IR का एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि नैरो स्कोप है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कि वाइड स्कोप है। नैरो स्कोप में नेचर ऑफ टू व्यूज, ठीक है। स्कोप में इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई व्हाट इज इंटरनेशनल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट, ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में इंटरनेशनल सिक्योरिटी में तमाम वो यानी स्कोप ऑफ IR का क्या मतलब कि भाई IR में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो अभी डेफिनेशन से आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल सिक्योरिटी, स्टार्ट ही इंटरनेशनल सिक्योरिटी से लेना है, तो विदाउट इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है वो IR कंप्लीट नहीं हो सकता या IR स्टार्ट नहीं हो सकता, जिसमें वॉर्स, डिस्प्यूट्स, पीस, कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्रीमेंट्स, डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशंस, जो है वो क्या कहते हैं, कस्टम्स, ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल सिक्योरिटी में अंदर हमारे पास आ जाएगी। दैन फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो आपकी स्ट्रेटजिक रिलेशंस को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जो है वो ट्रम्प ने देखा कि भाई चाइना लीड के ऊपर उसने क्या किया, ट्रेड वॉर को जो है वो स्टार्ट कर दिया। क्या कहने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या आपको बताती है कि जब इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पावर्स की तादाद कम या ज़्यादा होती है तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो ओपननेस है और क्लोजनेस है उसके अंदर भी चेंज आता है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी चेंज आता है, जो फ्री ट्रेड है, जो टैरिफ्स है, जो ड्यूटीज़ हैं, उनके अंदर भी चेंज आता है। जब यूनाइटेड नेशन सोल सुपर पावर था तो हमेशा ओपन ट्रेड की चैम्पियन था, ओपन ट्रेड का, फ्री ट्रेड का, कि जी फ्री ट्रेड होनी चाहिए। जैसे ही उसने देखा कि राइज ऑफ चाइना है, राइज ऑफ रशिया है, वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रेड वॉर के ऊपर चला गया। दैट इज हाउ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स आर इंटरलिंक्ड विद वन अनदर। 1970s में हमने देखा था कि गल्फ कंट्रीज को, US को सबक सिखाना था, उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया कि भाई आप हमसे ऑयल नहीं खरीद सकते, तो बड़ा नुकसान हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो दैट इज़ हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। दैन जी इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हिस्सा है इंटरनेशनल रिलेशंस का, क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी है ही ऑल अबाउट इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, इंटरनेशनल लॉ में डिफरेंट ट्रीटीज़ कौन सी हैं, कस्टम्स कौन से हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से काम करती हैं। फिर जी मास मीडिया कम्युनिकेशन एंड साइबर वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट डाटा कलेक्शन, और जिसके पास सबसे ज़्यादा डाटा होगा वही आने वाले सालों में डोमिनेट करेगा। दैन जी ग्लोबलाइजेशन और फिर नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट और डिस्पैरिटी, ये जो सेंटर पेरीफेरी मॉडल है
इसको नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ के कंट्रीज़ अगर आप वर्ल्ड में देखें तो वो डेवलप वर्ल्ड है, और साउथ में अगर आप देखें तो तकरीबन डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज़ है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतने इंटरेस्टिंग लेक्चर के बाद से ये कौन लोग हैं जो लेक्चर छोड़ के चले जाते हैं? ये मेरे ख्याल में वही लोग हैं जो नॉन सीरियस, जिनका एटीट्यूड है। नहीं, परचेज ना करें आप, ठीक है हाशिर, आप परचेज ना करें बुक, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, वो मैं आप लोगों को ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड कर दूंगा। IR2 जब पढ़ेंगे तो मैं उसका बुक का नाम आपको बता दूंगा, वो आप भले खरीद लें, लेकिन वो वाली बुक आप परचेज ना करें, लाओ जे में आपके पैसे ज़ाया होंगे। अच्छा जी, यूटिलिटी ऑफ IR क्या है? IR की यूटिलिटी क्या है भाई? एक तो स्कोप हो गया, अब IR की यूटिलिटी क्या है कि भाई हमें क्या फ़ायदा है IR का, या लोगों को क्या फ़ायदा है पढ़ने का? तो गिव थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, व्हाई कंट्रीज बिहेव इन अ सर्टेन वे, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वॉर, हाउ टू इंश्योर पीस, डायनेमिक ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये तमाम चीज़ें आपको IR बताता है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस आप नहीं पढ़ेंगे तो इन तमाम चीज़ों का आपको आंसर नहीं मिल पाएगा कि भाई वॉर क्यों लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वॉर 2 की, तो भाई वर्ल्ड वॉर 2 क्यों लगी? डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव ये कहता है, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, कि भाई राइज ऑफ मल्टीपोलैरिटी, जब भी दुनिया में मल्टीपोलर सिस्टम होगा, यानी नंबर ऑफ ग्रेट पावर्स 2 से ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उनकी पावर तकरीबन कंपैरेबल होगी, तो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चांसेस ऑफ वॉर बढ़ जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं लिबरलिस्ट व्यू की बात करूं तो वो बोलते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी एंड द फेलियर ऑफ इंटरडिपेंडेंस। वो कहते हैं डेमोक्रेसी का जो है वो क्या कहते हैं, कोलैप्स हुआ, राइज ऑफ फैशिज्म हुआ, राइज ऑफ अल्टरनेशनलिज्म हुआ, दैट इज़ वाई कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ गए। अगर मैं जो है वो बात करूं आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू की, तो वो कहते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट आइडियाज़, आइडियाज़ का क्लैश था। एक तरफ डेमोक्रेसी के चैंपियन थे, फ्री वर्ल्ड के चैंपियन थे, दूसरी तरफ हमें अल्ट्रा नेशनलिज्म के चैंपियन नज़र आते हैं, फैशिज्म के चैंपियन नज़र आते थे। बेसिकली आइडियाज़, आइडेंटिटी का क्लैश था। ठीक है जी। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वॉर, ठीक है, ये आपको IR ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताएगा। हाउ टू इंश्योर पीस, पीस को किस तरह इंश्योर किया जाए जी। डेमोक्रेसी दोनों मुल्कों में होनी चाहिए, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को बढ़ा दो, ठीक है, आइडियाज़ को बेहतर करो थ्रू करिकुला के तहत, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए डायलॉग के लिए, चैनल ऑफ डायलॉग नहीं बंद होना चाहिए। डायनामिक ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स क्या होती है, ठीक है जी, किस तरीके से जो है, जैसे अभी हम कहते हैं ना कि चाइना और रशिया जो है, चाइना और US के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो भी सकता है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस हमें बताता है। ग्रामसन ग्राम एलिसन, ठीक है, ग्राम एलिसन ने सुसाइडाइड ट्रैप को स्टडी किया और उन्होंने बोला कि पिछले 16 उन्होंने ऐसे मौके जो है वो स्टडी किए जिसके अंदर जो ग्रेट राइजिंग पावर्स जो थी वो स्टेटस को, पावर को थ्रेट कर रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल राइज ऑफ एथेंस स्पार्टा को जो है वो कर रही थी। इसी तरह राइज ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर जो है वो ब्रिटेन एम्पायर को जो है वो कर रही थी, या जर्मन एम्पायर को बोलना चाहिए। फिर जी राइज ऑफ जापान जो है वो US को थ्रेट कर रहा था। तो उन्होंने 14 इंस्टेंसेस ऐसे बताया। उन्होंने कहा कि 12 मौके पर ऐसा हुआ है कि वॉर हुई, जो 16 में से 12। तो अगेन अब यही सिनेरियो है, राइजिंग चाइना स्टेटस को US, तो क्या वॉर इनएविटेबल है? अगेन इसका सवाल हमें इंटरनेशनल रिलेशन से पता चलेगा। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अदर कंट्रीज। IR हमें बताता है कि भाई किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को समझेंगे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कोल्ड वॉर में डिफरेंट थी, आफ्टर कोल्ड वॉर डिफरेंट है। जब भी जो है वो बाइपोलैरिटी होती है, कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ डिफरेंट होती है। मल्टीपोलैरिटी के अंदर कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ डिफरेंट होती है। ठीक है जी। बड़े कंट्री की फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होगी, छोटे कंट्री की फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होगी। तो ये तमाम चीज़ें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़कर ही समझ में आएंगी। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल सिस्टम को आपको समझने में मदद करती है। कितनी ग्रेट पावर्स हैं, कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, किस तरीके से एक दूसरे के रिलेशंस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड द ग्लोबल इनइक्वालिटी, नॉर्थ साउथ गैप। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मार्क्सिस्ट व्यू जो है कि ये क्यों क्यों कुछ कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा अमीर हो चुके हैं और कुछ कंट्रीज़ गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। क्या उन कंट्रीज़ की अपनी पॉलिसीज़ का कसूर है कि वो पीछे रह गए हैं, या आपने और हमने इंटरनेशनल सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे? ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डोमेस्टिक हैपनिंग्स विद द रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल इवेंट्स। डोमेस्टिक हैपनिंग्स को इंटरनेशनल इवेंट्स के थ्रू जो है वो डिफाइन कर रहा होता है कि अच्छा इंटरनेशनली, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो यूक्रेन वॉर की वजह से और खान साहब के विजिट की वजह से आप देखें आपकी पूरी गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो डोमेस्टिक हैपनिंग्स को इंटरनेशनल इवेंट से जो है वो कनेक्ट कर रहा होता है एंड ट्राई टू प्रोवाइड कलेक्टिव सोल्यूशंस जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है।
तो दैट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ IR। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आज इसके ऊपर जानबूझ के ज़्यादा टाइम लगाया, इतना टाइम मैं लगाता नहीं हूँ। इसकी वजह यह है कि पहला लेक्चर था तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजीज अभी भी मैं बगैर बताए आगे बढ़ गया हूँ। फॉर एग्जांपल बायपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी, ये आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। अच्छा, आज हमारी लास्ट जो है वो फ्री क्लास थी। कल से हमारी जो है वो पेड रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। आज रात 12 बजे तक आपको रजिस्टर करवाना है तो करवा लें, वरना इसके बाद से जो है वो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूँगा। ये मैं कैटेगोरिकल व्यू में आपको बता रहा हूँ। 12 बजे से पहले जिसने भी रजिस्टर करवाना है वो करवा लें। ठीक है, अपना नाम लिखवा लें कि सर हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं। आप पैसे भले कल आप ट्रांसफ़र कर दें, वो इशू नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करवा लें। और कल से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी। रेगुलर क्लास में दोबारा शुरू से नहीं पढ़ाऊंगा, यानी थर्ड क्लास हमारी होगी, तीसरी क्लास कल होगी। यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। नेशन स्टेट सिस्टम पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, फिर डिसिप्लिन, और फिर हमारा जो सबसे फेवरेट पार्ट है थ्योरीज के ऊपर चलेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। किसी को कोई क्वेश्चन? आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है यार या नहीं लग रहा? यस जी, मैं हर रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करूंगा। कल की क्लास के बाद से 3 लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, पिछले 2 और कल वाले भी। इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस या नहीं लग रहा? मेरे ख्याल में आप लोग रिप्लाई करने के मूड में नहीं है। चलें जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह we'll मीट tomorrow. Till then, Allah Hafiz and take care.